माह रमजान की आप सभी को मुबारकबाद। जो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बढ़िया से रखें, बढ़िया से खाएं पिएं जब भी आपका समय हो, और अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्मी पड़ने वाली है तो सारी चीजें का टेक केयर करें, बढ़िया से रहें और लेक्चर को एंजॉय कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स 2.0। नहीं, ये आपका पुराना वाला हिंदी वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। यहाँ पर हम इससे जो है रूबरू होंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट सारी चीजें क्या क्या होने वाली है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं जून 25 के लिए अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, प्लस दिसंबर 25 के लिए भी अगर आपने लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो अगर आप इसका फुल कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आज ही इसको ज्वाइन करें। अभी यहाँ पर आपका ऑफर पीरियड में आपको जो ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें, पूरी डिटेल्स दी हुई है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आप आराम से ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं तो ये बढ़िया से लेक्चर को एंजॉय कीजिए। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे सवाल नंबर 51। पीटरसन एंड सेलिगमैन proposed that to be included in character strength in values in action classification a positive characteristics had to satisfy the following। यानी कि पूरी बात जो है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बात हो रही है आपकी यूनिट नंबर 10 में। यूनिट नंबर 10 में आप पढ़ते हैं VIA क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि वैल्यूज इन एक्शन, मूल्य जो है आपके कर्मों में या मूल्य जो आपके कार्यों में, उन एक्शन की बात होती है। आपको पहले बताया हुआ है, ये आपके पीवाईक्यू से सवाल लिया हुआ है। 6 into 4 इज इक्वल टू 24। 24 आपकी टोटल स्ट्रेंथ है, पहले भी आपको दिखाया हुआ है, उसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। आपकी ह्यूमैनिटी आती है इसके अंदर, ट्रांसेंडेंस आता है, टेम्परेंस आता है, जस्टिस आता है, नॉलेज विजडम आता है और करेज आता है। यही 6 चीजें इंटू 4 आपको करके पूछी हुई है इस वाले एग्जाम के अंदर भी। तो यहाँ पर देखिए एक्शन क्लासिफिकेशन एक आपको ध्यान रखनी है। पीटरसन कौन है आपके, इनका पूरा नाम है आपका क्रिस्टोफर पीटरसन। एंड सेलिगमैन कौन है आपके, ये है आपके मार्टिन सेलिगमैन। जैसे ही आपने मार्टिन सेलिगमैन के बारे में सुना, आपके दिमाग में कई सारी चीजें घूमनी चाहिए मार्टिन सेलिगमैन के बारे में, लर्नड ऑप्टिमिज्म के बारे में, लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में। और यही सवाल देखिए 24 में ये फिर से आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और क्या घूमना चाहिए आपके दिमाग में, लर्नड ऑप्टिमिज्म हो गया, लर्नड हेल्पलेसनेस हो गई, और क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है आपका ऑथेंटिक हैप्पीनेस। अगर आप ध्यान देंगे, जून का पेपर सॉल्व किया था, बताया था आपको कि सवाल कहां से लिया गया है, इनकी पुस्तक के नाम से लिया गया है। और इसी के साथ साथ इनका क्या है, इनका एक मॉडल है, मेरा कर्मा तू मेरा परमा तू, यानी कि परमा मॉडल, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर है। एंगेजमेंट रिलेशनशिप हमको मेंटेन करनी है, लेकिन फिलहाल सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर पूछा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से सकारात्मक विशेषक होंगे, कौन कौन से पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो सिंपल से आपका कॉमन सेंस का सवाल है, बी ट्रेट लाइक, उनके अंदर शील गुण होना चाहिए। लीड टू सम फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट, बट ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की, यानी कि हमको जीवन में आगे बढ़ना है, आगे उमंग उल्लास के साथ और चीजें करनी है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद देखिए क्या दिया है आपको दिया है नीड नॉट टू बी सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस की बात यहां से कैसे आती है, और यहीं से पूरा मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। यहां पे इंस्टीट्यूशन की बात हम क्यों करेंगे, यही अगर आप इसको एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि आपको देखिए रिक्वेस्ट है, इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे, पहले के वीडियोस अच्छे से देखिए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 बार देखिए, आपको पास होना पड़ेगा, कोई नहीं आपको रोक सकता। लेकिन आपको वो रिपीटेशन करना होगा। जैसे ही आप सी को एलिमिनेट करते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास मार्क करने के लिए, और यही सही आंसर है। बी मॉरली वैल्यूड, आपको होना पड़ेगा, आपके नैतिक विचार, नैतिक वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बनाएगी ये। आपके अंदर शील गुण बी ट्रेट लाइक हो सकता है, ये भी हो सकता है, और डी भी हो सकता है। तो अगली बार के लिए ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए बी डी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर है। डिमिनिश अदर पीपल, नहीं, एक अच्छा व्यक्ति, एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला व्यक्ति, डिमिनिश अदर पीपल, दूसरों को नीचा दिखाना, डिमिनिश करना, ये इसका काम नहीं है, ये उसका कार्य कहीं भी नहीं है। तो सही आंसर क्या बन के निकल के आता है, सही आंसर निकल के आता है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी ओनली। समझ में आया आपको पूरा कंसेप्ट, यही इसके पीछे पूरी वजह है। पीटरसन एंड सेलिगमैन ने 2001-2004 के आसपास आपको ये दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूज इन क्लासिफिकेशन, सॉरी वैल्यूज इन एक्शन। इसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन है, आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स के बारे में बात होती है। 6 into 4, और ये सवाल आपका कई बार रिपीट है, पिछले 5 बार से तो हम देख रहे हैं, 5 बार से आपका ये सवाल हर बार इस थीम पे रिपीट होता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, ये है आपका 52 नंबर का, और हम आपको लिख के दे सकते हैं, ये सवाल आपका एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम के सारे वीडियोस देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस। नॉर्मल सी अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है, उसका सवाल है, और इसका रेफरेंस कहां से है, आपके एनसीईआरटी में देखिए, इस प्रकार से आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। नीड ड्राइव इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा, एनडीएजीएआर ये निमोनिक है उसका, उसको आप ध्यान रखें, आपको बन जाएगा बड़े आराम से।
अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपको बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस किस प्रकार से कार्य करती है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। आपको ड्राइव दी हुई है, गोल, नीड, फुलफिलमेंट, टेंशन, होम्योस्टेसिस और एक्शन। ये सिंपली आपका पीवाईक्यू रिपीट है, इसके पहले भी आपको इसके बारे में पूछा हुआ है और सेम वही जो है वो आपका आंसर भी यहाँ पर है। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या रहेगा, आपकी बॉडी में रहेगी पहले, सबसे पहले आपकी बॉडी में रहेगी टेंशन। आपको टेंशन है कि आप एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं, आपको टेंशन है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहीं पर फंसे हुए हैं। ये क्या है, ये आपके जीवन में एक टेंशन है। अब ये टेंशन क्या करती है, ये टेंशन आपको ले जाती है कहां पर, ले जाती है आपको पढ़ाई करने के लिए, ले जाती है आपको ड्राइव कराती है यही टेंशन कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करूं, मैं वीडियोस देखूं, किताबें पढ़ूं, पीवाईक्यूज लगाऊं। ये क्या करती है, ये आपको ड्राइव करती है। ड्राइव जब आपको करके ले जाएगी, आपने फिर क्या करना है, आपने क्या लेंगे उसके बाद, आप उसके बाद एक्शन लेते हैं। ठीक है, आपका एक्शन होता है। एक्शन लेने के बाद क्या होता है, आपको सक्सेस मिलती है, फेलियर मिलता है, जो भी मिलता है, ऑब्वियस सी बात है सक्सेस के लिए आप पढ़ रहे हैं, सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, सही से एक्शन लेंगे, गोल, नीड, फुलफिलमेंट हो जाएगी आपकी यहाँ पर, और फिर क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में होम्योस्टेसिस मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया है किसकी, आपकी बेसिक मोटिवेशन के लिए। सेम ऐसा ही होता है जब आपको प्यास लगती है, सेम ऐसा ही होता है जब आपको भूख लगती है, और सेम ऐसा ही होता है जब आपको निद्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही सब चीजें क्या करती हैं, आपको यहाँ पर काम करती हैं। यही आपकी क्या है, बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस। सामान्य अभिप्रेरणा की जो तत्व हैं यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, प्यास लगेगी, टेंशन रहेगा, बॉडी में जो है कम होगी मात्रा, भूख लगेगी, टेंशन रहेगी, नींद आएगी, टेंशन रहेगी। क्या करेंगे, आप बिस्तर की तरफ जाएंगे, आप पानी के प्याऊ की तरफ जाएंगे, बोतल की तरफ जाएंगे, भूख लगेगी, आप खाना खाने की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आप ये नहीं सोचते पानी गंदा है, कैसा नहीं है, खाना कैसा है, ठंडा है, 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है। ठीक है, जब बहुत कड़क भूख लगती है आपको, जब आप उपास में, अभी तो काफी लोग हैं भी, ठीक है, तो अभी आप उपास में देखिए, रात को, शाम को, आपको सवेरे जो मिल जाए आप उस पर टूट पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी की डिमांड यहाँ पर है। यही आपका बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो क्या करती है, आपको ड्राइव ले जाती है, जो मिल जाए हम खा लेंगे, उसकी तरफ, आप बड़े खाने की तरफ। फिर आपने एक्शन लिया, फटाफट आपने खा लिया, जैसे ही आपने खाया उसके बाद आप क्या हो गया, गोल, नीड, फुलफिलमेंट यहाँ पर हो गया, आपको अब भूख नहीं लगी। उसके बाद आपके सामने कोई बढ़िया से 5 स्टार होटल का शेफ भी आपके खाना ला के देगा, आप बोलेंगे अरे खराब है, इसमें मजा नहीं आ रहा। आप बिस्लेरी की जगह एक्वाफिना पियेंगे या उससे कोई महंगा पानी पियेंगे 600 रुपए की बोतल वाला, तो भी आप क्या बोलेंगे, ये क्या पानी है, हमें तो पानी में फर्क समझ में नहीं आता। ये सब चीजें आप वहां पर बोलेंगे। ठीक है, नींद होने के बाद आपको कितना भी सोने के लिए बोला जाए, आप वहां पर सोएंगे नहीं। तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में अब क्या डेवलप हो चुका है, आपके बॉडी में यहाँ पर समताप की स्थिति आ चुकी है। आपकी बॉडी कहां चली गई है, आपकी बॉडी यहां पर होम्योस्टेसिस के अंदर चली गई है। ठीक है, और इसी हिसाब से सही आंसर क्या होता है, CAEBD। अब बताइए क्या आपने इसको परीक्षा के अंदर गलत किया था, इतना आसान सवाल था यहाँ पर, इसको आप बड़े आसानी से इसको आप सही सही मार्क कर सकते थे, कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पर अलग से। उसके बाद देखिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, 53 नंबर का सवाल। सबसे रद्दी सवाल है, सबसे इजी सवाल है यहाँ पर। ये क्यों, कर्ट लुइन के बारे में आप जानते हैं, फ्रिट्ज हाइडर के बारे में आप जानते हैं, आप इस सवाल को गलत कैसे कर सकते हैं। अगर आपने गलती की है, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया, आपको चीजें याद नहीं है। लाइफ स्पेस के बारे में कर्ट लुइन के अलावा इस दुनिया में किसी ने बात ही नहीं की है। बैलेंस थ्योरी के बारे में फ्रिट्ज हाइडर का उल्लेख हमको मिलता है सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी में। डी के साथ आपको 1 मार्क करना है, इस दुनिया की कोई ताकत आपका सवाल गलत नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि केवल एक ऑप्शन में आपको डी के साथ 1 दिया है। केवल अगर आपने एनसीईआरटी प्रॉपर्ली पढ़ी होती, और कई बार आपको वीडियो से बताया भी हुआ है कि फ्रिट्ज हाइडर ने आपको बैलेंस थ्योरी दी है, पीओएक्स मॉडल जाकर देखिए, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। बैलेंस थ्योरी फ्रिट्ज हाइडर ने दी है। लाइफ स्पेस के बारे में कर्ट लुइन बात करते हैं, और करना क्या है आपको लाइफ में। ठीक है, अपनी स्पेस को बढ़िया बनाइए, इस प्रकार से अभ्यास कीजिए और सवालों को सही करिए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में देखिए, एमसेल करते होंगे बात, आपको क्या मतलब है, आपको मतलब है 2 मार्क्स से। फियर एज एन एक्वायर्ड ड्राइव, मिलर मारिए और चलिए बढ़िए आगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 54, द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय, ये सवाल डिफिकल्ट है, बाय जेपी दास एंड एसोसिएट्स, लेकिन उसी के साथ साथ इजी भी है। इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ लूरिया 1973। लूरिया कौन है आपके, लूरिया है आपके अलेक्जेंडर लूरिया, जो आए थे कब, आपके 1973 में। कहां से थे, बट ऑब्वियस सी बात है आपके रशिया से थे। इनसे सीखकर, रशिया से सीखकर भारतीय लोगों ने जोश और उमंग के साथ बनाया हमारा कौन सा, पास मॉडल। पास मॉडल का फुल फॉर्म आपको इसके पहले पूछा हुआ है, जिसका उल्लेख होता है प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। जाकर पढ़िए, एनसीईआरटी में साफ साफ ये मेंशन है। तो जब इन्होंने बनाया ये मॉडल, किससे सीखकर बनाया, बनाया सीखकर आपके अलेक्जेंडर लूरिया 1973 से। अब अलेक्जेंडर लूरिया, सवाल ट्विस्ट कहां से किया गया है, सवाल ट्विस्ट किया गया है यहां से।
द थ्री फंक्शनल यूनिट्स प्रपोज्ड बाय लूरिया। जेपी दास और भैया लोग ने क्या किया वो आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि लूरिया भाई साहब ने क्या किया था वो बताइए। ऑप्शन पढ़िए, इतना आसान, इतना पीवाईक्यू रिपीट कैसे हो सकता है? ये कब बनेगा आपको, हम क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ये स्टेटमेंट हम आपको दिखा सकते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है एक पीवाईक्यू से। आप बताइए नीचे यहां पर कि किसने बताया था आपको। मोटिवेशन टू पे अटेंशन कहां पढ़ा है आपने? इसके सवाल को छोड़िए, आपको बनेगा कैसे सवाल ये सोचिए। मोटिवेशन टू पे अटेंशन ये आपने कहां पर देखा है, कहां पर होता है? ठीक है, सवाल को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, यहां कुछ हो रहा है। मोटिवेशन टू पे अटेंशन बताइए, क्या यूनिट नंबर 1 में आता है, 2 में आता है? सोचिए जरा इसके बारे में, कहां पर आएगा ये मोटिवेशन टू पे अटेंशन? ये आता है आपकी यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में हम कहां पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जब लर्निंग की थ्योरीज, तो उन्हीं लर्निंग की थ्योरीज में हमको पढ़ने मिलता है एक बोबो डॉल के बारे में। बोबो डॉल के बारे में किसने बताया है हमको? हमको बताया है एल्बर्ट बंडूरा ने। और एल्बर्ट बंडूरा क्या बोलते हैं कि देखिए, जब भी आप इंडियन कॉफी हाउस में जाएंगे और आपको चम्मच और छुरी से खाते नहीं आएगा, तो क्या करेंगे आप दूसरों को देखेंगे कि वो चम्मच और छुरी से कैसे खा रहे हैं। पहले छुरी उठाई या चम्मच उठाया, और अगर आपका मन नहीं है तो आप तो हाथ से खाएंगे। मोटिवेशन टू पे अटेंशन आपका कहां मैच करेगा? मैच करेगा बंडूरा के अटेंशन, मोटिवेशन, इमिटेशन, डिजायर, वहां से मैच करेगा। डी ऑप्शन को जैसे ही आप हटाते हैं, आधा खेल तो यहीं खत्म हो जाता है। केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, ए बी सी और बी सी ई। उसमें से भी अब यहां देखिए, ऑब्जेक्ट सेंसेशन ये कहां देखने मिलता है? ये भी आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर देखने को मिलता है। ये हम बात कर रहे हैं साइकोफिजिक्स के बारे में, या यूनिट नंबर 1 में देखने मिलेगा आपको। इंट्रोस्पेक्शन वगैरह की बात करेंगे, हाथ में आपको बॉल दे दी और पूछ रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करो, बताओ इसमें क्या हो रहा है। ये सब बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आपको, तो ध्यान रखना है आपको, ऐसी गलती आपने नहीं कर दी है। ए को हटा दीजिए, आंसर आपके सामने है। आपको आता हो नहीं आता हो कोई मतलब नहीं है, आपने लूरिया के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है, डी ऑप्शन बड़े आसानी से एलिमिनेट होता है, क्योंकि इसको आपने पढ़ा है बंडूरा के साथ में। अगर आपने इसको गलती की है तो हमने जो बताया है इसको एसेस कीजिए, फिर से जाके वीडियोस को देखिए और अच्छे से पीवाईक्यू लगाइए। सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आगे आपको जब सॉल्व कराएंगे और पेपर में तो बताएंगे आपको कहां से ये करना है, मतलब कहां पे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट सेंसेशन की तो बात ही नहीं है, क्यों सेंस करेंगे, क्यों सेंस? हम यहाँ पर कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस का, अच्छा ये तो पता है ना कि पास मॉडल आपका या यहाँ लिखा हुआ है, नहीं भी पता है तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसका मॉडल है, इंटेलिजेंस का मॉडल है। तो आपके बुद्धि का और आपकी सेंसेशन का, आपकी संवेदना का कोई संबंध है? दूर दूर तक संबंध नहीं है, हम थ्योरी वाइज अगर बात करें तो। ठीक है, वैसे संबंध है, लेकिन यहाँ पे पूछना ये नहीं चाह रहे हैं। पूछना क्या चाह रहे हैं? फंक्शनल यूनिट्स प्रपोज्ड बाय लूरिया। क्या क्या देखने मिलेगा? सिंपल फुल फॉर्म भी अगर आपको मालूम होता, ये तो एक तकनीक हो गई सॉल्व करने की। अगर आपको फुल फॉर्म भी मालूम है, अटेंशन, इसका फुल फॉर्म में ए आता है, अटेंशन होगा। साइमल्टेनियस आता है, सी होगा। बी सी होगा तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं और ये वाला भी बचता है। ठीक है, तो देखिए नॉलेज के आधार पर आप केवल क्या कर पा रहे हैं, आप 3 ऑप्शन तक पहुंच गए कि इनमें से सही होगा, लेकिन पीवाईक्यू के आधार पर आपने क्या किया, आप 3 तो आपने एलिमिनेट कर दिए, एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, और वो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3, बी सी एंड ई ओनली। स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये किसने बताया हुआ है? कॉर्टिकल अराउजल, ये तीनों किसके द्वारा दिए गए हैं? आपके लूरिया के द्वारा दिए गए। लूरिया आपके अलेक्जेंडर लूरिया कहां से? रशिया से। और कौन थे रशिया से? आपके व्यगोत्स्की थे और इवान पावलोव भी थे। सही आंसर क्या है आपका? बीसीई। अब देखते हैं सवाल नंबर 55, पीवाईक्यू रिपीट। 5 के 5 सवाल सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। अब आप बोलेंगे हमको तो आता नहीं है, तो पुराने प्रीमियम वीडियोस फिर से देखिए, फिर से रिवाइज कीजिए, जो आपके ये अपडेट चल रही है इनको भी देखिए, और इसको बार बार देखना है एग्जाम के पूर्व। एक बार 2 बार में कोई दाल नहीं गलने वाली है, इतना टफ आपका एग्जाम होते जा रहा है। 5 5 6 6 बार देखिए, बोर हो जाइए जितना हो सके, लेकिन पढ़िए इसको। बताया हुआ है प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, पीवाईक्यू में कराया हुआ है प्रैग्मेटिक्स क्या होता है। इसी को अगर आप मार्क कर देंगे, आपका सवाल निकल जाएगा सही सही, कुछ और नहीं करना है अलग से जादू ही आपको। 10 नंबर केवल आपके पीवाईक्यू से यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, आप एग्जाम बैठ रहे हैं नेशनल लेवल की। ठीक है, ओके। प्रैग्मेटिक्स क्या है? प्रैग्मेटिक्स है आपका क्या है, क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। क्या है? फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन सोशल इंटरकोर्स, नहीं, आपका इंटरेक्शन। आप किस प्रकार से समाज में बात करेंगे, वो है आपका प्रैग्मेटिक्स। ये आपको पीवाईक्यू में पूछा भी हुआ है, जून वाले में पिछले। ठीक है, और प्रैग्मेटिक्स देखिए केवल एक ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा। चमत्कार की बात यहाँ पर देखिए, कितना आसान पेपर आता है रियल टाइम में। बस आपको आइडेंटिफाई करना है
और आइडेंटिफाई कब कर पाएंगे? जब आपने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया होगा। आंसर यही है। आपको कुछ आता हो, कुछ मैच करना हो, नहीं करना हो, मत करिए आप मैच, लेकिन एक चीज पकड़ के उस पर सट के मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सी के साथ 1 करना है। प्रैग्मेटिक्स क्या है? केवल आपके सोशल इंटरेक्शन की बात करता है। इंटरकोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, किसकी बात करता है? केवल आपके इंटरेक्शन की बात करता है। बाकी आप मैच कर लीजिए, बाकी ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, सिमेंटिक्स भी, मॉर्फीम्स भी और सिंटेक्स भी। सिंटेक्स क्या है? मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अलग अलग ये जो गलत सिंटेक्स है, पहला और जो सही सही सिंटेक्स है, ये आपको मैच हो जाएगा बड़े आराम से। अब यहाँ पर देखिए डी के साथ 2 दिया हुआ है, सिंटेक्स आपको देखने मिलेगा इस वाले के अंदर। रूल्स, जब भी रूल्स की बात आएगी क्या आएगा आपका? सिंटेक्स आएगा। सिमेंटिक्स क्या है आपका? सीमेंटिक्स से आपको देखिए स्टडी ऑफ मीनिंग, मतलब की बात कर रहे हैं। और मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम आपकी है मिनिमल यूनिट यहाँ पर। अब आप बताइए क्या ये पीवाईक्यू नहीं था? अगर आपने गलत किया है तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए खुद को कि आपने क्यों गलत किया है इसको। ये सवाल अरेंज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू द एग्जांपल्स गिवन बिलो, अगेन आपका एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में जाएंगे आपको मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो आपको बताया हुआ है, और ये आपका एक नया टाइप का सवाल यहाँ इंक्लूड किया है। पहली बार डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा निर्माण के बारे में इतना यहाँ पर ये सब पूछा हुआ है। एक आध बार कभी पूछा होगा लेकिन उतना हाईली रिपीटेड नहीं था, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बन जाएगा। नहीं भी पढ़ा हुआ है, देखिए अभी इसको हम केवल सॉल्व करेंगे किससे? केवल सॉल्व करेंगे आपके कॉमन सेंस के आधार पर, ठीक है। केवल सामान्य ज्ञान अप्लाई करेंगे और हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एडिंग कॉन्सोनेंट। अच्छा, ये आपको मालूम है कि नहीं कि वोवेल क्या होता है? वोवेल होता है आपके ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट होते हैं आपके ए नहीं, कॉन्सोनेंट क्या होंगे आपके? सी डी ई, इस नहीं, ई भी नहीं होगा, सी डी एफ जे, ये जो आपके हैं ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी कि भाषा का निर्माण कैसे होता है? और बट ऑब्वियस सी बात है, भाषा का निर्माण यानी कि हम बच्चे के रूप में बात कर रहे हैं कि छोटा बच्चा है किस प्रकार से बोलता है। मेकिंग वोवेल लाइक साउंड, क्या आपने सुना है? केवल ये बताइए हमको कि छोटा बच्चा पहले क बोलेगा या आ बोलेगा? केवल ये बताइए, छोटा बच्चा पहले ख बोलेगा या फिर ई बोलेगा? छोटा बच्चा पहले ग बोलेगा या फिर ऊ बोलेगा? सोचिए केवल। ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हैं केवल। आ वोवेल ए, ई उ यू या ओ, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले बच्चा क्या बोलता है? आ ई उ ये सब बोलेगा, यानी मेकिंग वोवेल्स लाइक साउंड पहले आएगा। बात खत्म, बात खत्म। 3 ऑप्शन में आपको दिख रहा है। उसके बाद आप ये बताइए कि क्या बच्चा उसके बाद क बोलेगा, ख बोलेगा, ग बोलेगा? आ ई यू बच्चे ने सीखे। आप देखिए कितना सिंपल सा है बात। आप जब स्कूल में गए, शाला में गए, आपने पहले क्या सीखा? आपने आ ई ये सीखा आपने ना। आपने पहले क ख का नहीं सीखा, ना ही आपने पहले शब्द फॉर्म करना सीखा कि रमेश, सुरेश, ठीक है, जाता, जाति। आपने वर्ब, संज्ञा, अनुसंधान तो नहीं, बट संज्ञान नहीं, संज्ञान भी नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब कब सीखा आपने? ये सब बाद में सीखा। पहले आपको अ आ इ ई ये सिखाया गया, बहुत ही बेसिक सा। उसके बाद आपने क्या सीखा? आपने फिर 12 खड़ी के बाद आपने ये सीखा, वर्णमाला क ख ग घ ड च छ ज, ये सब आपने सीखा था आपने, ठीक है। तो क्या है, उसके बाद आपका ये आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। केवल कॉमन सेंस अप्लाई किया है हमने, और कुछ भी नहीं किया है। ऐसा ही आपने करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, कब होगा पीआईक्यू प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये आ जाएगा, सीखा जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं। मेकिंग वोवेल लाइक साउंड्स, बच्चा सबसे पहले यही करेगा, अ आ इ ई बोलेगा, ठीक है। आपने सुना होगा छोटे बच्चे को दा बा ऐसे बोलते हुए। उसके बाद क्या करेगा? एडिंग कॉन्सोनेंट। उसके बाद जो है वहां पर वो जो है वर्णमाला के जो शब्द हैं आपके कॉन्सोनेंट, उनको ऐड करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? वन वर्ड स्पीच लाइक सम नाउन, ठीक है। पहले बच्चा क्या बोलता है? केवल पहले से दा, बा, मा, ये सब बोलता है, ठीक है। उसके बाद जब उसको दूसरा ब समझ में आता है तब जाकर वो क्या करता है? तब जब दूसरा द समझ में आता है, द इस टाइप से बोलता है, ठीक है, टूट फूट के। उसके बाद क्या बनता है? फिर वो पूरा मामा, बाबा, दादा, चाचा, जो भी बोलता है, काका, ये जाजा, ठीक है, हा हा, फाफा, जाजा, जो भी बोलता है पूरा कब बोलता है? वो बोलता है उसके बाद में कॉन्सोनेंट ऐड करेगा। उसके बाद क्या आएगा? वन वर्ड स्पीच लाइक सम नाउन, ठीक है। फिर ये नाउन नाउन आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या होगा? अगला देखिए, सिंपल सेंटेंस यूजिंग नाउन्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है। फिर क्या करता है? सिंपल सेंटेंस बनाना स्टार्ट करता है, यानी कि खाना, पानी, पानी तो नहीं बोलेगा बट हाँ पीना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या करता है? फिर अगला स्टेप आता है, और डी में क्या आएगा? यूज ऑफ ग्रामेटिकल टर्म्स एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सेंटेंस। उसके बाद में अंतिम में सबसे ये होता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना खाने को दो। इतना लंबा तो नहीं बोलता बट खाना दो, इस प्रकार से जो है आपके सेंटेंसेस आने लगते हैं।
यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, BACED। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, नहीं हो पा रहा है तो NCERT में दिया हुआ है, वहां से इसको आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद आइए अगला सवाल डेसी एंड रेयान के ऊपर। डेसी एंड रेयान एक और PYQ रिपीट आपका कई बार है, सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है, थोड़ा सा ट्रिक किया है अगर आपने इसको पहले से नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लर्निंग लेनी है आपने, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। डेसी एंड रेयान का थ्योरी है SDT 1985 वाली। क्या क्या बोलती है उसके अंदर, ABE बोलती है, बात खत्म, ठीक है। People have inclination towards spontaneous interest, mastery, and exploration. Intrinsic motivation occur whenever need for importance and autonomy is satisfied, and there is a spectrum of intrinsic motivation starting from motivation. ये आपके motivation से ये वाला निकलेगा, दूसरा आपका extrinsic निकलेगा। ये आपने सीख लेना है। यहाँ पे A B पॉइंट और E पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं NTA वाले, इसको सीख लो, बात खत्म। सवाल अब ये वाला सेम रिपीट होगा नहीं, एक आध इसमें से लाइन आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए द थ्योरी एक्सप्लेन्स, ये ऑप्शंस क्यों नहीं है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी एक्सप्लेन्स जेनेसिस ऑफ नीड्स, नहीं ये जेनेसिस ऑफ नीड्स की बात नहीं करता। जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा हुआ है क्या, इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, ये बात करती है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। द थ्योरी एक्सप्लेन्स जेनेसिस ऑफ नीड्स, ये नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ डी देखिए, यही आपका जो है कीवर्ड है, यही आपका की पॉइंट है। देयर इज एन सॉरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा इज स्ट्रेंथन्ड बाय गोल्स, हाँ कर सकती है, डेडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स, ये गलत है। सवाल यहां से ट्विस्ट हुआ है, आपका जो गोल है वो हो सकता है, ये भी खैर वैसे करती नहीं है, लेकिन मान के चल दिया अगर ये भी करती है, ठीक है, गोल आपका है, गोल की तरह स्ट्रेंथन होंगे, लेकिन वास्तविकता में ये भी पॉसिबल नहीं है। आप बिना गोल के काम करते हैं क्योंकि आप क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। अब ये देखिए, जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं आप, या JRF का एग्जाम दे रहे हैं, या AP का एग्जाम दे रहे हैं, ये अंदर से नहीं आ रहा है, ये आपको क्यों आ रहा है, आपको आ रहा है नौकरी के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, आपको आ रहा है जॉब के लिए, या आपको आ रहा है किसी अन्य चीज के लिए, ये आपका एक्सटेंसिक आ रहा है। जिस दिन आपका इंट्रिंसिक आ जाएगा उसी बार में आपका निकल जाएगा कि अंदर से भले ही कुछ भी हो मुझे करना है और मैंने इसको करके दिखाना है, ये आपका आ जाएगा सेटअप, आपका काम पूरा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी आप जो है पड़ोसी की तरफ से, है ना, बगल वाले की तरफ से सर्टिफिकेट को देखकर, उसको देखकर, यहाँ देखकर, वहां देखकर, यहाँ मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा, मास्टरी कैसे आएगी और एक्सप्लोरेशन कैसे आएगा। उसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। खैर यहां देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्ट्रेंथन बाय गोल्स, डेडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स नहीं। अगर हम बोल दें आपको इतने टाइम में काम करना है, आप कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, आप कितनी अच्छी कुकिंग करते हो, आप कितना अच्छा ड्राइविंग करते हो, आप गड़बड़ कर देंगे। डायरेक्टिव्स, कोई अगर आपको मार्गदर्शन देगा कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, तो अभी आप क्या करेंगे, आप गड़बड़ करेंगे। गोल से कोई मतलब नहीं है आपको। और यही देखिए, यही सेम कंसेप्ट कहां पे लगता है, आपके फ्लो के अंदर भी लगता है, ठीक है। फ्लो, आप अपने फ्लो में काम करते जाते हैं और फ्लो में आप वीडियो बनाते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर है आपका A B एंड E ओनली, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है हमको 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 किसके बारे में, हमको बोल रहा है एक व्यक्ति के बारे में। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप ये सवाल को गलत कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन अगर हम बोलेंगे तो आप इन चारों में से किसको आंसर करेंगे, 1 2 3 4, केवल आप बताइए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर हमने बोला चार्ल्स डार्विन तो आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या लगता है। कई बार आपने देखा भी हुआ है, आपको बताया भी हुआ है, केवल एक व्यक्ति ने बात की थी स्टार्टिंग में, एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शेप बिहेवियर। हमको अच्छे हॉर्सेस, अच्छे घोड़े क्यों चाहिए, अच्छे डॉग्स हम ब्रीडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे अच्छे घोड़े हैं उनको हम आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी हम मेटिंग वगैरह कराते हैं, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए उनकी जो घोड़ों की नस्ल है वो और अच्छी हो। फिटेस्ट शेप बिहेवियर, ये जो बात करते हैं कौन बात करेगा, क्या ये इथोलॉजी वाले बात करेंगे, क्या ये इकोलॉजी वाले बात करेंगे, क्या ये इवोल्यूशन वाले बात करेंगे, या एपिजेनेटिक व्यू वाले बात करेंगे। ये बात करेंगे कौन, केवल और केवल आपके इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वाले। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या पूरा पास से हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में एक व्यक्ति ने जो डिटेल में बात की है वो है आपकी डार्विन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ मैन एंड स्पीशीज, आई गेस उनकी भी पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, अगर आप इसमें मैच करेंगे, देखिए आपका केवल एक ऑप्शन में ये मैच हो रहा है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, केवल एक ऑप्शन में मैच हो रहा है और वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। आप सही आंसर तक पहुंच चुके हैं, 2 मार्क आपने स्कोर कर लिया है। रियल टाइम एग्जाम में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे आगे और क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगे आगे आगे, अब यहाँ पर देखना है कहाँ गया, यस ये रहा आपका
इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझ लिया आपने, चार्ल्स डार्विन बोलते हैं आपको एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शेप बिहेवियर, यानी आपका जो व्यवहार है उसमें के पीछे आपने अपने पूर्वजों से अडेप्ट किया है चीजों को, और सर्वाइवल आपका है मतलब आपके जो पूर्वज हैं हेल्दी स्ट्रांग रहे होंगे, फिट रहे होंगे, तो ही आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो वहां पर फिट नहीं थे। अगली बात देखिए, इकोलॉजी मतलब क्या होता है, इको मतलब क्या होता है, इको मतलब आप ध्यान रखिएगा एनवायरनमेंट से। ये अच्छा सवाल है, आगे आपको इनमें से दो ऑप्शन दे देगा और बाकी कुछ यहाँ पे दो नए डाल देगा, या ये दो दे देगा यहाँ पे कोई नए दो डाल देगा, ठीक है। इकोलॉजी मतलब क्या है, एनवायरनमेंट। कभी आपने एनवायरनमेंट के बारे में अगर पढ़ा हो, इकोलॉजी इकोसिस्टम, अच्छा ये तो आप जानते ही होंगे, इतना तो आपने साइंस पढ़ा ही होगा, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये तो आप पेपर 1 के अंदर भी पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते होंगे तो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, इकोसिस्टम क्या है आपका, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल सिस्टम, जो आपकी प्रकृति है उसकी वजह से आपको यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बी के साथ आपने 3 मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इथोलॉजी की बात करें यहाँ पर तो क्या है, कैरेक्टराइज बाय क्रिटिकल पीरियड एंड इम्प्रिंटिंग, क्रिटिकल पीरियड और इम्प्रिंटिंग की बात करता है, और एपिजेनेटिक व्यू, ये आपके लिए आईएमपी है। एपी ध्यान दीजिए और जेनेटिक, जेनेटिक मतलब क्या होता है, जीन्स की बात करेंगे। अच्छा केवल ये बताइए हमको, केवल ये बताइए, अगर आपने एग्जाम के अंदर, अच्छा कहीं और दिया हुआ है क्या, देखते हैं जरा, नहीं, अब बताइए हमको एक चीज, आप देखिए इतना कॉमन सेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इतना हाई कट ऑफ कैसे स्कोर करेंगे, ये बताइए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जेनेटिक, कुछ भी छोड़ दीजिए, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, सारी चीज छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जेनेटिक तो पता है ना, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए आरएनए, कई बार आपको बताया हुआ है। अगर यहाँ पे जेनेटिक की बात हो रही है, यानी यहाँ पर किसकी बात होने वाली है, यहाँ पर बात होगी आपकी अनुवांशिकता की, यानी कि हेरिडिटी की बात होगी, ठीक है। और हेरिडिटी कहाँ लिखा हुआ है, देखिए केवल एक ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसको भी अगर आप डी के साथ 1 मार्क करते तो भी आप सही आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच सकते थे, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग बाई डायरेक्शनल इंटरचेंज बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो जो हमारा विकास हो रहा है उसके अंदर क्रिप्टन का हाथ नहीं है, किसका हाथ है, हमारे हेरिडिटी का और हमारे वातावरण का, हमारी जो अनुवंशिकता है और जो एनवायरमेंट है उसका हाथ है। ये चारों ही के चारों पॉइंट आपने नोट करने हैं, अच्छा सवाल बनेगा नेक्स्ट टाइम के लिए भी, इसको आप ध्यान रखें। और अगर आपने इस सवाल को गलत किया हुआ है तो इसको बनाने वाला को ये बताया जाता है कि आपको घर आके आपको सजा दे, ठीक है। द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। अगर आपने इसको गलत किया है तो आपको सजा दी जाती है कि आपको उल्टा पैर पे खड़े होना है या उल्टा लटकना है आपने। आप गलत कैसे कर सकते हैं इसको, सवाल अगेन आपका एक पीवाई की रिपीटेशन है, तो सॉरी बट एक पीवाई की रिपीटेशन है और एक आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ है। अगर आपने कुछ भी नहीं आता एनसीईआरटी, देखिए कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है, क्योंकि इतना आसान हो रहा है। जो लोग समझ रहे हैं वो स्कोर कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो अलग दिक्कतों में, अलग जगहों पे, मसलों में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रोजेक्टिव यानी कि एक प्रक्षेपी तकनीक है, इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, ओके। एटकिंसंस थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, तो इसको देखना है आपने, ये आंसर नहीं होने वाला। मुरे के बारे में आपको नहीं पता, थ्योरी ऑफ नीड्स। मास्लोस थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में आपको पता है और मैक्लेलैंड की आपको पता है, ठीक है। तो देखिए मास्लो की थ्योरी ऑफ नीड में, अब ये देखिए ये बेचारा जो है, सोचिए सोचिए, अब्राहम मास्लो जो है वो बेचारा वैसे ही परेशान कि वो जूइश है, ठीक है, यहूदी थे, वो अलग परेशान है वहां पर। तो क्या वो उनको मतलब है कि आपके यहाँ पर थीमेटिक में क्या हो रहा है, उनको मतलब है आपकी सेल्फ ग्रोथ से ये सब कर रहे हैं वो जीवन में आगे 1950 में। और थीमेटिक परसेप्शन जो एक प्रक्षेपी तकनीक है पर्सनैलिटी के लिए, उनको इससे क्या मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। मैक्लिलैंड जो है आपके एन आंक वाले, नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर, वो सब बातें कर रहे हैं, वो बेचारा व्यक्ति डेविड मैक्लिलैंड इसकी बात कर रहा है। वो आपके पर्सनैलिटी में जाके नहीं नहीं हमको तो ये बताइए कि प्रक्षेपी तकनीक में आपके अनकॉन्शियस डिजायर्स कौन से हैं, वो ये क्यों पूछेंगे, वो ये आपसे नहीं पूछेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर एटकिंसंस थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, ये भी यहाँ पर इसका उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसका आपका है हेनरी मरेज थ्योरी ऑफ नीड्स। और जाकर आप देखिएगा प्रीमियम वीडियो प्रीवियस वाले, आपको इसका उत्तर वहां भी मिलेगा। बताया हुआ था कि जब आपको दिसंबर के पेपर में एक सवाल पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीड्स एज पर मरेज थ्योरी, वहां पर आपको बताया था कि देखिए इनका ही ये है, इनका ही ये है, और आपको सवाल पूछेगा। 20 नीड्स आपको दिखाई भी थी और बोला भी था आपको कि इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आएगा तो आएगा, बन गया तो बन गया, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20 नीड्स आपको याद नहीं करनी थी, लेकिन आपको जो बताया था याद करने के लिए हेनरी मरे का नाम, और आपको रेफरेंस भी दिया गया था कि एनसीईआरटी में जाकर आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर वहां पर मिलेगा, और वहीं से सवाल लिया हुआ है। जहां पर एनसीईआरटी में इसका उल्लेख है 12वीं कक्षा की, ठीक उसी के नीचे इनका नाम दिया हुआ है, इनके साथ इनका एक और नाम है, उसको भी आप देख लें।
तो सही आंसर क्या होता है? मरेज थ्योरी ऑफ नीड्स। कैसे बनेगा? दो बेसिक फैक्टर। अच्छा, इस पे तो वीडियो बन सकता है, ठीक है, खैर लेकिन जाने दीजिए। 3 चीजें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी, वीडियोस एंड पीवाईक्यूज। खेल खत्म, आप पास कर लेंगे। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? वो है आपका रेयान एंड डेसी का सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का आईएम, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर अंदर से आएगा तो आप खटाखट इसको करके पास कर लेंगे, नहीं अगर अंदर से आ रहा है तो फिर आप जो है समय खराब कर रहे हैं, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका? मरेज थ्योरी ऑफ नीड। सवाल नंबर 60। सो सॉरी बट ये भी एक पीवाईक्यू है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, नहीं बना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू जनरल एग्रेशन मॉडल, यानी कि अगेन आपका 8 नंबर का सवाल, यानी कि यूनिट नंबर 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू एग्रेशन बिहेवियर। अब ये जो सवाल है, इसके लिए आई एम सो सॉरी कि आपको ये बता नहीं पाए, ठीक है, लेकिन ये सवाल आपका जून 24 में आया था, ठीक है, ये आपका सवाल आया था जून 24 में। और इसके पहले ये जो कैंसिल पेपर था आपका, जो नहीं बचा आप इस दुनिया में, ठीक है, वहां पर भी आपको आया था और आपको बोला था कि कैंसिल पेपर सवाल नहीं आएगा, लेकिन चूंकि जून 24 में आया था, उन्होंने डाला था, तो आपको यहाँ पर अगेन दिसंबर 24 में उन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब इसको जो है खोल डालेंगे पूरा का पूरा। अकॉर्डिंग टू जनरल एग्रेशन मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एग्रेशन बिहेवियर। अगर हम बोले आपका कि आक्रामकता व्यवहार या आक्रामकता मॉडल जो है सामान्य वाला, उसमें आपके एग्रेसिव बिहेवियर के लिए क्या कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता? पर्सनल ट्रेट्स। अभी आपको सवाल इजी लगेगा लेकिन एग्जाम में डिफिकल्ट सवाल है, कंप्लीटली एग्री करते हैं इस बात से। पर्सनल ट्रेट्स आपके जो व्यक्तिगत शील गुण है वो बात करते हैं। सिचुएशनल वेरिएबल्स, पारिस्थितिक चर जो हैं वो बात करते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, आपके जो अनुवंशिक आपके जो प्रीडिस्पोजिशंस हैं वो बात करते हैं। या फिर जो आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं वो यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक सामान्य एग्रेशन मॉडल किसके बारे में बात करेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने का ट्राई करते हैं, अगर हमने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। पर्सनल ट्रेट्स, क्या हमारे व्यक्तिगत शील गुण हो सकते हैं आक्रामकता के लिए? यस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये काम कर सकता है, यस कर सकता है, मे बी। सिचुएशनल वेरिएबल्स, यस, ये तो होगा ही ना होगा कि जो आपकी परिस्थिति में आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा कारण बना हुआ है तो आपको आक्रामकता आएगी, ठीक है। आप बाइक से जा रहे हैं, आप स्कूटी से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, आप एरोप्लेन से जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो गुस्सा तो आएगा ही ना आएगा, क्यों नहीं आएगा गुस्सा, ठीक है। सिचुएशन वेरी करती है। कंफ्यूजन किसके बीच में है? थर्ड एंड फोर्थ के बीच में है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, ये कभी नहीं होगा, इज नॉट अ फैक्टर पूछा हुआ है, यानी सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। हमारे मुताबिक यहाँ पर जो है आपको दिया है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इसका अगेन फंक्शन किससे है पता है आपको? इवोल्यूशनरी थ्योरी से। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या है, आप किस प्रकार से जैविक आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। अगर कोई आपके पीछे चाकू लेकर भागेगा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप मान के चलिए एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, एकदम से कोई जो है उठ के आपके ऊपर हमला कर देता है, तो आप क्या करेंगे? बचाव करेंगे, या फिर आप भी हो सकता है आक्रामक हो जाए, बचाव करेंगे, आक्रामकता दिखाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप वो आपको मारने आएगा, आप बोलेंगे सबको मारने दीजिए आप, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर एडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सब बातें थोड़ा बहुत इन्होंने लिंक करते हुए ऑप्शन में आपको यहाँ पर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दिया है कि आपकी जो शरीर है वो बना हुआ है इस प्रकार से कि आप जो है एग्रेसिव बिहेवियर आप शो करें, उसको पोर्ट्रे करें, इस प्रकार की चीजें। लेकिन आप जेनेटिक रूप से, आनुवंशिक रूप से आप प्रीडिस्पोज, आप पैदा गुस्सा लेकर नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अस्पताल में बाहर निकले, आपने नर्स को दे मुक्का मार दिया और बोले चलिए अभी हम खुद से निकलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, आपको ये जेनेटिकली नहीं मिला है, ठीक है। कुछ आपके शील गुण हो सकते हैं, कुछ आपकी परिस्थिति हो सकती है और कुछ आपके जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं। कोई अगर आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप भी क्या करेंगे? उस पर हाथ उठाएंगे, मारेंगे, अपना बचाव करेंगे, है ना, बचाव करने के लिए आप गुस्सा करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको उस पर गुस्सा करेंगे, आप बचाव करने के लिए गुस्सा करेंगे, उस पर आप रोकेंगे वहां पर, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है? सही ऑप्शन निकल के आ रहा है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसी के साथ हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर आगे के अगले 10 सवाल जो आए थे हमारे दिसंबर 2024 के अंदर। तो अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो उसको स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से करना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इतने वीडियोस डले हुए हैं, उनको बार बार देखिए, रिवाइज करना आपका काम है, उसको आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना होगा, तभी जाकर आप जो है इतना 200 प्लस नंबर ला पाएंगे, ठीक है। ओके, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 2 के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।